दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था कि मैं बेसल नॉर्म्स पे एक वीडियो लाने वाला हूं जो आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव के जो इंटरव्यू होने वाले हैं उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। इंटरव्यू में इस बारे में पूछ सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो एकदम टू द पॉइंट क्रिस्टल क्लियर होने वाली है। जितनी बातें आपको जानने के लिए इंपॉर्टेंट है, जितनी इंटरव्यू के लिए जरूरी है, उतनी ही बातें हम इसमें करेंगे क्योंकि बेसल नॉर्म्स बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो क्योंकि आईडीबीआई के इंटरव्यू के लिए बहुत कम टाइम बचे हैं, इसलिए वीडियो को हम एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्टल क्लियर रखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। आखिर में बेसल नॉर्म्स होते क्या हैं? देखो, बेसल नॉर्म्स एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। ठीक है, इसको वॉलेंट्री बेसिस पे फॉलो किया जाता है। मतलब कोई कंट्री चाहे तो इसको मान सकती है, चाहे ना मान सकती है, ये बिल्कुल उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये कोई बाध्यता नहीं है कि कंट्री को मानना ही पड़ेगा। ठीक है, वॉलेंट्री बेसिस पे है ये। किसने बनाया है इसको? बेसल कमेटी और बैंकिंग सुपरविजन ने बनाया है। अभी इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, और इसको बेसल अकॉर्ड भी कहते हैं। ठीक है, पहला बेसल वन 1989 में आया, दूसरा बेसल नॉर्म्स 2004 में आया और तीसरा बेसल नॉर्म्स 2010 में आया। ठीक है, अभी इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। ये सिर्फ ओवरव्यू था। सबसे पहले समझते हैं कि जो बेसल नॉर्म से आए क्यों, इसकी जरूरत पड़ी क्यों। देखो, सबसे पहले जो बैंक का जो बेसिक बिजनेस मॉडल है हमें वो समझना पड़ेगा। बैंक बिजनेस कैसे करता है? वो लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और फिर आगे उन्हीं डिपॉजिट को लोन में देता है। ठीक है, अब लोन वैरायटी और प्रकार के होते हैं, मतलब वेरियस टाइप्स के होते हैं। जैसे पर्सनल लोन होता है, हाउसिंग लोन होता है, कार लोन होता है। लेकिन क्या गारंटी वो लोन के पैसे जो बैंक ने दिया है वो वापस आए? क्योंकि कहीं ना कहीं जो बैंक ने लोन दिया है वो डिपॉजिटर का ही तो पैसा है और बैंक को वो डिपॉजिटर को वापस भी करना है। तो इसलिए हमें ऐसे नॉर्म्स की, ऐसे रेगुलेशन की जरूरत पड़ती है जिससे कि जो डिपॉजिटर का पैसा है वो बचा के रख सके और जो पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है बैंकिंग सेक्टर में, बैंकिंग सिस्टम में, वो बने रहे। इसलिए ऐसे नॉर्म्स, ऐसे रेगुलेशन की जरूरत पड़ती है। इसलिए इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बेसल नॉर्म्स का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, तो बैंक को आखिर रिस्क कौन कौन से प्रकार के होते हैं? बेसिकली जो बैंक को रिस्क होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रेडिट रिस्क, एक होता है मार्केट रिस्क और एक होता है ऑपरेशनल रिस्क। ठीक है, जो क्रेडिट रिस्क होता है उसका मतलब ये होता है कि अगर मान लो बैंक ने किसी को लोन दिया है और वो अगर लोन ना चुका है तो उसे कहते हैं क्रेडिट रिस्क। मतलब बैंक आगे किसी को क्रेडिट दे रहा है और वो डिफॉल्ट कर गया, वो मतलब पैसा ना दे पाया, तो वो क्रेडिट रिस्क होता है। और मार्केट रिस्क क्या होता है? हमें पता है बैंक बहुत जगह अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है, जैसे शेयर मार्केट हो गया या फिर स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड हो गए, गवर्नमेंट के बॉन्ड हो गए, बहुत सारी जगह पे वो पैसे को इन्वेस्ट करता है। लेकिन मार्केट हमें पता है फ्लक्चुएट होता रहता है। मान लो मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, मान लो मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे चले गया, कुछ बड़ी प्रॉब्लम आ गई, तो बैंक के जो पैसा लगा हुआ है शेयर में उसकी वैल्यू भी तो डाउन हो जाएगी ना। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है कि नहीं बैंक के सामने, मार्केट रिस्क का। ठीक है, ऑपरेशनल रिस्क मतलब क्या हुआ? बैंक में चोरी हो गई या फिर कोई साइबर अटैक हो गया, मतलब जो बैंक के काम करने के तरीके में अगर कोई रिस्क आ जाए, जैसे मैंने बताया साइबर अटैक हो गया तो बैंक का पूरा सिस्टम मतलब गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, या फिर बैंक में चोरी हो गई, तो इस प्रकार के जो रिस्क होते हैं वो ऑपरेशनल रिस्क के अंदर आते हैं। तो बेसिकली जो बेसल नॉर्म्स है वो यही बोलता है कि इन सब रिस्क से बचने के लिए बैंक को कुछ हिस्सा, अपना जो पैसा है, जितने भी बैंक के पास पैसे हैं उसका कुछ हिस्सा साइड में रख देना चाहिए, ताकि अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है, कोई इमरजेंसी कंडीशन आती है तो उस कंडीशन से निपट सकें। इसको आप सिंपल एग्जाम्पल से समझो। हम घर में अपने पैसे की सेविंग करते हैं, अपना बजट बनाते हैं, तो हमारे मम्मी पापा कहते हैं कि हमें कुछ पैसा साइड में रखना चाहिए, अगर कुछ इमरजेंसी आएगी तो हम उस पैसे को यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक इसी तरह से बेसल नॉर्म्स का कॉन्सेप्ट भी काम करता है। लेकिन ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन से बैंक को कितना पैसा साइड में रखना है? क्योंकि हर बैंक ने अलग अलग लोगों को पैसे दिए, उन अलग अलग लोगों को जो पैसे दिए उनसे जो रिस्क एसोसिएट है वो भी अलग अलग होंगे। तो बेसल नॉर्म्स इसी के बारे में आगे बताता है, बोलता है आप लोग ने जितने लोगों को भी लोन दिया है, आपको उसकी क्रेडिट हिस्ट्री मालूम है, आपको उनकी क्रेडिबिलिटी मालूम है, तो उन सबको एक वेट असाइन करो। जैसे मान लो बेसल नॉर्म्स ने अलग अलग परसेंट दिए, जैसे 10% हो गया, 50% हो गया, 100% हो गया और 20% हो गया। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लो बैंक ने दो लोगों को लोन दिए, एक विजय माल्या को लोन दिया, एक मुकेश अंबानी को लोन दिया। ठीक है, एक विजय माल्या को 1000 रुपए दिए, मुकेश अंबानी को 1000 रुपए दिए। ठीक है, लेकिन बैंक को पता है जो विजय माल्या है वो एक डिफॉल्टर है, पहले भी डिफॉल्ट कर चुका है, तो उस पर जो रिस्क, मतलब रिस्क एसोसिएट होगा वो 100% का होगा। ठीक है, लेकिन मुकेश अंबानी का बिजनेस बहुत अच्छा है, उसने कोई डिफॉल्ट नहीं किया, तो उस पर जो रिस्क एसोसिएट होगा वो 10% होगा या फिर 0 होगा। ठीक है, तो 1000 का 100% निकाले तो 1000 आता है, और मुकेश अंबानी के केस में 1000 का 10% निकाले तो 100 रुपये आता है। ठीक है, तो टोटल बैंक का जो रिस्क वेस्टेड एसेट हुआ वो 1100 रुपये का हुआ। तो बेसल नॉर्म्स बोलता है कि इन्हीं रिस्क वेस्टेड एसेट का जो कि 1100 हुआ है उसका कुछ सर्टेन परसेंट आप अलग करके रखो, और जिससे हम इमरजेंसी कंडीशन में अपने बैंक का बचाव कर सकें। और इसी जो सर्टेन परसेंटेज को अलग रखने के लिए बोला गया उसी को हम कैपिटल एजुकेसी रेशियो बोलते हैं, और इंडिया में हम उसे कैपिटल टू रिस्क वेस्टेड एसेट भी बोलते हैं, मतलब कैपिटल टू रिस्क वेस्टेड एसेट रेशियो भी बोलते हैं। तो जो बात हमने ऊपर समझी मैंने उसी बात को यहाँ पर फॉर्मूले में लिखा हुआ है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है व्हाट इज कैपिटल एजुकेसी रेशियो।
तो इट इज़ रेशियो ऑफ बैंक कैपिटल टू इट्स रिस्क वेटेड एसेट। ठीक है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखो आप अपॉन में लिखोगे टोटल रिस्क वेटेड एसेट, मतलब बैंक का टोटल RWA कितना है, जो हमने ऊपर वाले केस में देखा था वो था 1100। ठीक है, उसके ऊपर आपको कितना कैपिटल रखना चाहिए, उसी कैपिटल को बोलते हैं मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। मतलब जैसे मान लो जो बेसल नॉर्म्स है वो कहता है 9% CAR होना चाहिए, मतलब कैपिटल एजुकेसी रेशियो। ठीक है, तो उसी 9% की जो वैल्यू निकालोगे वो बनेगी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट 99। ठीक है, और ये 99 जो कैपिटल है वो किससे मिलकर बना होना चाहिए, उसमें टायर 1 कैपिटल भी होना चाहिए और टायर 2 कैपिटल भी होना चाहिए। अब समझते हैं ये टायर 1 कैपिटल क्या होता है और टायर 2 कैपिटल क्या होता है। तो देखो जो टायर 1 है उसका सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर मान लो कल को बैंक में कोई लॉस होता है या फिर कोई क्राइसिस होती है, तो उन लॉसेस को एब्जॉर्ब करने के लिए बैंक आराम से एब्जॉर्ब कर सकता है बिना अपने ऑपरेशन को बंद किए हुए, मतलब अपने काम को बंद किए हुए बैंक उन लॉसेस को एब्जॉर्ब कर सकता है। यह है टायर 1 कैपिटल का मतलब। इसलिए इसे बैंक का कोर कैपिटल भी कहते हैं। इसलिए RBI को जब भी जो बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन को नापना होता है, मतलब मेजर करना होता है, तो वो बैंक के टायर 1 कैपिटल को देखता है कि जिस बैंक का टायर 1 कैपिटल ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा होगा, उस बैंक को अपने लॉसेस को एब्जॉर्ब करने के लिए उतनी कैपेबिलिटी होगी, मतलब वो बैंक अंदर से उतना ही स्ट्रांग होगा। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा हुआ है मोस्ट रिलायबल फॉर मेजरिंग बैंक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। ठीक है, अब इसमें टायर 1 कैपिटल में होता क्या है, जो बैंक के इक्विटी शेयर्स होते हैं, मतलब जो बैंक में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है, मतलब जो बैंक के शेयर होल्डर हैं उनके इक्विटी शेयर होते हैं, और बैंक ने जो जिन एसेट को डिस्क्लोज किया है, मतलब बैंक की जो बैलेंस शीट होती है, उन बैलेंस शीट में जिन एसेट को बैंक ने डिस्क्लोज किया है, जिसमें SLR आते हैं, हार्ड कैश आता है, वो टायर 1 कैपिटल में होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टायर 2 कैपिटल। टायर 2 कैपिटल का मतलब होता है कि अगर कोई बैंक में लॉसेस होते हैं तो उन लॉसेस को एब्जॉर्ब करने के लिए बैंक को अपने ऑपरेशन बंद करने पड़ेंगे। जैसे मान लो बैंक के पास जो कंप्यूटर है, बैंक की बिल्डिंग है, जो बैंक के फिजिकल एसेट है, उनको भी बैंक को बेचना पड़ेगा, तब जाके वो लॉसेस को एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो बेसिकली टायर 2 में ये सब वाले कैपिटल आते हैं। ठीक है, मैंने लिखा हुआ है अगर बैंक बंद होता है तो वो लॉसेस को एब्जॉर्ब कर सकता है बैंक को बंद करने के बाद, मतलब उसको अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी। तो ये टायर 2 कैपिटल होता है। तो टायर 2 कैपिटल में आता क्या है, टायर 2 कैपिटल में वो चीज़ें आती है जो बैंक डिस्क्लोज नहीं करता अपनी बैलेंस शीट में, इसलिए उसे अनडिस्क्लोज रिजर्व बोलते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये लेस लिक्विड रहता है, जैसे मैंने बताया इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज रहती है, तो ऑब्वियस सी बात है ये लेस लिक्विड रहेगा टायर 1 से, इसलिए टायर 1 ज़्यादा मतलब रिलायबल सोर्स है बैंक के लिए टायर 2 के मुकाबले। ठीक है, मैंने लिखा हुआ है बैंक ऑपरेशन बंद हो जाएंगे अगर वो इस टायर 2 कैपिटल को यूटिलाइज करेंगे। तो बेसिकली मैंने आपको पूरा समझा दिया टायर 1 टायर 2 कैपिटल क्या होता है। अब बात करते हैं बेसल नॉर्म्स की हिस्ट्री क्या है। सबसे पहले बेसल नॉर्म्स आए कब, देखो सबसे पहले बेसल नॉर्म्स 1988 में आए और इंडिया में इसे 1999 में अडॉप्ट किया गया। ठीक है, और मैंने आपको ऊपर बताया था कि बैंक के 3 रिस्क होते हैं, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क। लेकिन जो बेसल 1 नॉर्म्स था वो सिर्फ पहले वाले रिस्क को फोकस करता था, मतलब क्रेडिट रिस्क को। जो सेकंड रिस्क थे मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क, उसको वो उसने इग्नोर कर दिया था। तो जो बेसल 1 थे उसने भी क्या कहा कि आपको मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, 8% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट, मतलब बैंक के जितना रिस्क वेटेड एसेट है उसका 8% आपको अलग रखना है, जिसे हम मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट बोलते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया जो बेसल 1 नॉर्म्स है वो सिर्फ पहले वाले रिस्क को फोकस करता था, मतलब मार्केट और ऑपरेशनल रिस्क को उसने फोकस नहीं किया। इसलिए इस नॉर्म्स के आने के बाद भी कई सारे ऐसे बैंक है जो फेल हो गए, इसलिए ऐसी नीड आई कि हमें दूसरे नॉर्म्स बनाने चाहिए जो तीनों प्रकार के रिस्क को कवर करती है। इसलिए 2004 में बेसल नॉर्म्स 2 आए। बेसल 2 नॉर्म्स आए, उसने सारे तीनों रिस्क को कवर किया। ठीक है, बेसल जो 2 नॉर्म्स थे उसके 3 पिलर थे। सबसे पहली बात उसने कहा कि आपको मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट रखनी है, मतलब अलग रखना है, वही जो रिस्क वेटेड एसेट है जो बैंक है उसका 8% आपको अलग रखना है। दूसरा उसने कहा सुपरवाइजरी रिव्यू, मतलब जो बैंक के जो सुपरवाइजरी टेक्निक्स हैं, जो बैंक की मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं, उसको बैंक के अंदर ही इतना मजबूत कर दिया जाए ताकि बैंक में ऐसे फ्रॉड्स ना हो, बैंक में ऐसे लॉसेस ना हो। ठीक है, तीसरी बात उसने कही मार्केट डिसिप्लिन के लिए। मार्केट डिसिप्लिन का मतलब ये है कि जो बैंक की जो अपनी बैलेंस शीट में चीज़ें डिस्क्लोज करनी पड़ती थी उसको और भी मतलब मोर स्ट्रिक्ट बना दिया। बैंक को ज़्यादा चीज़ें मतलब रिपोर्ट करनी थी। अब बैंक को अपना कैपिटल एजुकेसी रेशियो सेंट्रल बैंक को रिपोर्ट करना था। तो बेसिकली आप ऊपर ऊपर समझिए कि आपको ये रिपोर्टिंग को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया, सुपरवाइजरी को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया। आपको डिटेल में नहीं जाना क्योंकि ये बात पुरानी हो चुकी है, कोई आपसे इसके बारे में डिटेल पूछने नहीं वाला और इंटरव्यू में तो बिल्कुल नहीं पूछेगा। बस आपको ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए कि इसके 3 पिलर थे जिसमें सुपरवाइजरी को और डिस्क्लोजर को और स्ट्रिक्ट कर दिया था। लेकिन बेसल 2 में आपको एक बात जानने के लिए बहुत जरूरी है कि उसने टायर 1 कैपिटल है उसकी भी लिमिट सेट कर दी। देखो अब तक जो होता था वो ओवर और लिमिट सेट की जाती थी, लेकिन हमने बताया कि जो टायर 1 कैपिटल है वो बैंक का कोर कैपिटल होता है, सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल होता है। तो बेसल जो 2 नॉर्म्स है उसने टायर 1 कैपिटल की भी लिमिट सेट कर दी कि आपको 4% रिस्क वेटेड एसेट का 4% आपको अलग ही रखना है, क्योंकि हमें पता है टायर 1 कैपिटल ज़्यादा रिलायबल है, तो इसलिए उसने उसकी भी लिमिट सेट कर दी और इसके अलावा जितना बचेगा वो टायर 2 कैपिटल होगा। ठीक है, अब बात करते हैं
इससे भी जो बैंक है वो एकदम से प्रोटेक्ट नहीं हो पाए, बहुत सारे बैंक मतलब लॉसेस में जा रहे थे, बहुत सारे फ्रॉड्स बैंक में सामने आ रहे थे, इसलिए बेसल 3 नॉर्म्स की जरूरत पड़ी। 2010 पे बेसल 3 नॉर्म्स आते, ठीक है। इसने भी मिनिमम जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है मतलब कैपिटल एजुकेसी रेशियो 8% का रखा, और टायर 1 कैपिटल की जो लिमिट है उसने 4% से बढ़ा के 6% रख दी RWA के, ठीक है। उसके बाद जो बेसल 3 नॉर्म्स है उसने बहुत सारी अलग अलग बातें बोली, उसको भी हम एक एक करके समझते हैं। बेसल 3 नॉर्म्स ने बोला हमें तीनों प्रकार के रिस्क से लड़ने के लिए सिर्फ सुपरवाइजरी स्ट्रॉन्ग करने से या फिर डिस्क्लोजर स्ट्रॉन्ग करने से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ और चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ेगी। बैंक ने इसलिए लिक्विडिटी कवरेज रेशियो का कॉन्सेप्ट लाया। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो का मतलब होता है कि बैंक के पास ऐसे हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट होने चाहिए जो 30 दिन की इमरजेंसी सिचुएशन से लड़ सके। मतलब अगर बैंक में कोई ऐसी एक्सट्रीम इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है तो 30 दिन तक हमारे पास लिक्विड एसेट होना चाहिए जिससे हम उससे लड़ सकें। तो अभी कैसे कैलकुलेट कैसे होता है, इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है कि बैंक में लास्ट 30 दिन में टोटल नेट कैश फ्लो कितना आया है, उसके ऊपर हमें HQL मतलब हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट रखना है, इंटू 100 करना है, तो ये 100% है। मतलब लास्ट 30 दिन में जितना बैंक पास नेट कैश फ्लो आया उसका 100% हमें हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट के रूप में अलग करके रखना है ताकि हम अनफोर्सिन सिचुएशन मतलब इमरजेंसी सिचुएशन से लड़ सकें। बासल 3 एक और कॉन्सेप्ट लेके आया जिसे कहते हैं नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो। बेसिकली बासल का कहना ये था कि हमें एक और फंड बनाने की जरूरत है जिसमें हम इतना पैसा संभाल कर रखें, ये उसने लिक्विड में नहीं कहा, सिर्फ एसेट बोला, इतना पैसा अलग करके रखें जो हमें लंबी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए मदद कर सके। मतलब ऐसी प्रॉब्लम जो थोड़ी लंबी चलती है, 1 साल तक चलती है, उन प्रॉब्लम से लड़ने के लिए हमारे पास अलग से पैसा होना चाहिए। तब अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो हम उस पैसे को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर कोई एक्सट्रीम सिचुएशन आती है तो एकदम लिक्विड कैश हमारे पास पड़ा होना चाहिए जिससे हम 30 दिन तक उससे लड़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई लंबी प्रॉब्लम आती है, 1 साल बड़ी इतनी लंबी प्रॉब्लम चलने वाली आती है, तो हमें ऐसा फंड होना चाहिए जो भले लिक्विड ना हो लेकिन हम 1 साल में थोड़ा थोड़ा बेच के उससे काम चला सके, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। देखो बेसल 3 ने एक और कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जिसे कहते हैं काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर। बेसिकली इसमें बेसल 3 का जो मतलब है वो ये है कि देखो एक इकोनॉमी होती है वो एकदम बूम में भी जाती है, बस्ट में भी जाती है, मार्केट ऊपर भी होता है नीचे भी होता है। तो बेसल 3 नॉर्म्स का कहना ये है कि जब बैंक में एक्सेसिव क्रेडिट ग्रोथ देखने मिलती है, मतलब इकोनॉमी एकदम अपने चरम पे हो, तब कुछ पैसा हमें साइड में रख देना चाहिए और उन पैसे को तब यूज़ करना चाहिए जब इकोनॉमी लॉस में जा रही हो, जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, जब कोई लॉस का पीरियड चल रहा हो, तो उन पैसे को तब यूटिलाइज करना चाहिए। बेसिकली जब ग्रोथ हो तब कुछ पैसा साइड में रख दो और उन पैसे को तब यूज कर सको जब कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। तो बेसिकली काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर का मतलब ये है। एक लास्ट चीज जो बेसल 3 नॉर्म्स ने इंट्रोड्यूस की वो है कैपिटल कंजर्वेशन बफर। इसका भी मतलब ये है कि हमें कुछ पैसा साइड में रख देना चाहिए जो हम इमरजेंसी सिचुएशन में यूज कर सके, ठीक है। इसका जो लिमिट सेट की बेसल 3 नॉर्म्स ने वो है 2.5% ऑफ RWA मतलब रिस्क वेटेड एसेट का, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिया में इसको कैसे अडॉप्ट किया गया और इंडिया में इसकी अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। देखो जो बेसल 3 नॉर्म्स थे उसने 8% की लिमिट दी थी, मतलब जो कैपिटल एजुकेसी रेशियो है बेसल 3 नॉर्म्स के हिसाब से वो 8% है। लेकिन इंडिया में जैसे मैंने बताया था कि ये वॉलेंट्री है, सबको एकदम जैसा बेसल 3 नॉर्म्स ने बताया एग्जैक्ट फॉलो नहीं करना है। चाहे तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसको थोड़ा मॉडिफाई करके भी हमारे देश में लागू कर सकती है। तो इंडिया में 9% CAR रखा गया है शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए, ठीक है। और जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनके लिए 12% कैपिटल एजुकेसी रखा गया है। इसी को हम मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और इंडिया में जो टायर 1 कैपिटल की लिमिट है वो 6.9% to 7% रखी गई है, लेकिन बेसल नॉर्म्स में कम रखी गई थी। तो हमें इससे क्या देखने मिला, जितनी बेसल नॉर्म्स में लिमिट सेट की गई है इंडिया में उससे ज़्यादा लिमिट सेट की गई है ताकि जो इंडियन बैंक है वो ज़्यादा सेफ रहें। अब एक आखिरी चीज, इन बेसल नॉर्म्स को बनाया किसने, तो इन बेसल नॉर्म्स को बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन ने बनाया है। और इस बेसल कमेटी को किसने बनाया था, 1974 में G10 कंट्रीज के सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स हैं उन्होंने मिलकर इसको बनाया था। तो दोस्तों ये रही पूरी बेसल नॉर्म्स की हिस्ट्री। बेसल नॉर्म के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे वो मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए। अगर आपसे इंटरव्यू में इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बहुत ही अच्छे से उसका जवाब दे पाओगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। तब तक के लिए गुड बाय।